प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे अखिल भारतीय शिक्षा समागम सत्र का उद्घाटन। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में कार्यक्रम। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा मणिपुर में जमीनी स्थिति का करेगा आकलन। आज शनिवार को मुहर्रम की छुट्टी के बावजूद खुले रहेंगे बेसिक व माध्यमिक स्कूल, खुले रहेंगे विद्यालयों में छात्र। प्रधानमंत्री का सुनेंगे भाषण। तेजी से विधायी कामकाज निपटाने में जुटी सरकार। महज 10 दिनों में 30 विधेयकों को पहनाना है कानूनी जामा। ठंडे बस्ते में है अभी कई अहम विधेयक। अवैध निर्माण पर लापरवाही बरतने से नाराज कोलकाता हाईकोर्ट। कहा जरूरत पड़े तो अवैध निर्माण ढाने के लिए योगी से किराए पर लें बुलडोजर। और मणिपुर के नोनी जिले में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों के साथ एक नागरिक भी हुआ। आतंकियों ने 3 लोगों को किया अगवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया का मणिपुर कूच। आपको बता दें इंडिया यानी कि ये गठबंधन जिसका मणिपुर कूच हुआ है। विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर रवाना हुआ है। आपको बता दें 21 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर रवाना हुआ है। आज और कल मणिपुर में रहेगा विपक्षी दलों का ये गठबंधन का ये प्रतिनिधिमंडल। विपक्षी दलों के नेता जयंत चौधरी, अधीर रंजन चौधरी मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं। आपसे सुशील गुप्ता आईएनसी से गौरव गोगोई मणिपुर गए हैं। सपा से जावेद अली खान, आरजेडी से भी आपसे सुशील गुप्ता, आईएनसी से गौरव गोगोई, ये वो नाम हैं जो प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। मणिपुर में अलग अलग इलाकों में जाएंगे ये सदस्य। मणिपुर के लोगों से संवाद करेंगे विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के लोग। आपसे सुशील गुप्ता, आईएनसी से गौरव गोगोई, ये नाम शामिल हैं। मणिपुर में अलग अलग इलाकों में जाएंगे ये लोग। मणिपुर के लोगों से संवाद करेगा विपक्षी दलों का ये प्रतिनिधिमंडल। मणिपुर की मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे विपक्षी नेता। तो दिल्ली से अहम खबर, विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाएगा। 21 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के लिए रवाना हुआ है। जयंत चौधरी, अधीर रंजन चौधरी मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं। तो 21 सदस्यीय यह प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के लिए रवाना हुआ है। तमाम पार्टियों के सदस्य इसमें शामिल हैं। आपसे सुशील गुप्ता, आईएनसी से गौरव गोगोई, ये वो नाम है जो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। मणिपुर में अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से संवाद करेंगे। मणिपुर के लोगों से संवाद कर वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। तो अलग अलग दलों से ये सदस्य जो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, मणिपुर में अलग अलग इलाकों में जाकर ये विपक्षी सांसद वहां के हालातों का जायजा लेंगे। मणिपुर के लोगों से संवाद करेंगे ये विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के लोग। मणिपुर की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जा रहा है। 21 सदस्यीय ये प्रतिनिधिमंडल 2 दिनों के प्रवास पर वहां रहेगा। आज और कल मणिपुर में रहेंगे विपक्षी दलों के नेता। जयंत चौधरी, अधीर रंजन चौधरी मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं। साथ ही आपको बता दें सपा के जावेद अली खान, आरजेडी से मनोज झा, ये वो नाम शामिल हैं इसमें। आपसे सुशील गुप्ता, आईएनसी से गौरव गोगोई मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं। तो विपक्षी पार्टियों का संगठन इंडिया, इसमें से 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के लिए रवाना हुआ है।
तो मणिपुर की मौजूदा स्थिति का ये लोग जायजा लेंगे और वहाँ के आम नागरिकों से संवाद कर वहाँ की स्थिति को जानेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने विपक्षी दलों का प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ है। 21 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर रवाना हुआ है। और हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के लिए रवाना हुआ है। तमाम बातों को लेकर ये प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जा रहा है। तमाम चीज़ों का जायजा लेने की बात सामने आ रही है। क्या अहम अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन वो हंगामे की भेंट बार बार चल रहा है। मुद्दा सिर्फ मणिपुर का है और मणिपुर को लेकर विपक्ष पूरा एकजुट है और विपक्ष इस समय जो है मणिपुर के दौरे पर निकल चुके हैं, जिसमें से 20 या 22 सांसद बताए जा रहे हैं जो मणिपुर के दौरे पर निकल गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का कहना है कि ये सांसद जाकर मौके का दौरा करेंगे, वहां पर लोगों से जो लोग हादसे के शिकार हुए या ये कहे दंगे में आगजनी में उनका कुछ नुकसान हुआ है या ये कहे कि परिवार कुछ हताहत हुआ, उन लोगों से मिलकर मौके का जायजा लेंगे और वहां से उन लोगों को जानकर उनका कहना है कि वो वहां से दौरा करके लोगों से मिलकर जो सच्चाई होगी उस सच्चाई को लेकर फिर से संसद में आकर सरकार के सामने रखेंगे और बताएंगे कि कुछ बातें ऐसी थी जो सरकार ने या ये कहे पूरी तरीके से सामने नहीं आने दी है, लेकिन विपक्ष ने दौरा कर उन सच्चाई को सामने लाने का काम किया है और इसीलिए ये दौरे को मुख्य तौर पर किया जा रहा है। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए इस दौरे की तो ये दौरा विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है या इसके पीछे वास्तव में लोगों की समस्याएं जानने और समझने की आकांक्षा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार ने कुछ ऐसे तथ्य है या ये कहें सरकार ने कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपाई है, जिनको लेकर जो है ये दौरा करना आवश्यक है और दौरे के बाद जो बातें सामने आएंगी उनको जनता के सामने, सरकार के सामने रखा जाएगा। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि ये दौरा राजनीतिक तौर पर हो रहा है या ये सवाल है कि वास्तविक जानकारी जानने के लिए, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये दौरा कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, सरकार को घेरने के लिए किया जा रहा है और इसमें मुख्य तौर पर जो बातें सामने आने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी और वो देखने योग्य बातें होंगी। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया है ये गठबंधन, इसके साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री को इस मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों और विपक्षियों का लगातार हमला इस बात पर रहा है कि प्रधानमंत्री इस मामले पर नहीं बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री विपक्ष में सदन में बोले उससे पहले, प्रधानमंत्री को सुनने से पहले ही विपक्षी दलों का ये गठबंधन जो मणिपुर जा रहा है तो वहाँ पर वहाँ की स्थिति का जायजा लेगा या वापस आकर ये राजनीति को और अलग अलग दिशाओं में ले जाने का काम करेगा, जबकि वहाँ के लोगों को वास्तविक जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान भटकेगा शासन और प्रशासन का? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है तो वो पीठासीन सभापति के द्वारा दे दिया गया है और सोमवार को ये विश्वास प्रस्ताव आएगा भी, लेकिन 2 दिन शनिवार और इतवार को संसद नहीं चलती है। इस वजह से जो है पूरे विपक्ष के खास नेताओं ने, चुनिंदा नेताओं ने ये तय किया कि वो मणिपुर का दौरा करेंगे और वहां से दंगा प्रभावित लोगों से मिलेंगे, दंगा से प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर खुद जाएंगे और मणिपुर के राज्यपाल से भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ही ऐसी कौन सी बातें हैं जो सरकार ने अभी तक जनता के सामने नहीं आने दी है या ये कहें उनको दबा दिए। ये ही काम करने के लिए विपक्ष मुख्य तौर पर आगे बढ़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विपक्ष ये रणनीति के तहत हो रहा है, पूरी रणनीति है, सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष ने तय किया हुआ है कि किसी भी प्रकार से मणिपुर का जो मुद्दा है वो हाथ से नहीं जाने देना है, इसीलिए लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है और बार बार एक ही बात उनका कहना है कि मणिपुर में जो आगजनी है उसको लेकर सरकार ने लापरवाही करी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को बार बार हंगामे की भेंट चढ़ाकर संसद का मानसून सत्र को भी नहीं देने और अविश्वास प्रस्ताव आप सोमवार को देखेंगे कि सरकार के खिलाफ लाया जाएगा। लेकिन
सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये सभी जानते हैं कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, उसके बावजूद भी ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी प्रवेश, एक अहम सवाल और बनता है कि मणिपुर में जैसा कि ये लोग ये प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, वहाँ के लोकल प्रशासन के सामने वैसे भी तमाम चुनौतियां हैं सुरक्षा को लेकर। जगह जगह अभी भी कई घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये दौरा कितना अहम हो सकता है, वहाँ के लोकल प्रशासन को कितनी दिक्कतें सामने आ सकती हैं इन लोगों की सुरक्षा को लेकर भी? ये बिल्कुल देखिए, मणिपुर में जो हालात है वो थोड़े से सामान्य होने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन बात करें पूर्णतः सामान्यता की तो वो अभी तक मणिपुर में नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जब ये मंडल वहां पर, प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, या बात करें वहां का जो पूरा सिस्टम है, उनके लिए सरदर्द जरूर रहेगा। क्योंकि ऐसे दंगे प्रभावित इलाकों में जब कोई नेता या बात करें इस तरीके का कोई मंडल जाता है, तो उनको उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला होने की आशंका लगातार बनी रहती है। क्योंकि दंगे प्रभावित क्षेत्रों में जाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं गुस्सा होता है, रोष होता है, और वो प्रभावित होते हैं। और ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन कहां से आकर किसी प्रकार से हमला कर दे। क्योंकि ये मणिपुर का इलाका है, ये पहले से ही 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर दंगा हो रहा है, आग जल रही है, लेकिन मामला अभी तक सामान्य नहीं हो पाया। और ऐसे में जब ये इस तरीके से मंडल का जाना, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से सवालिया निशान जरूर खड़े होंगे। लेकिन फिर भी ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाकर सरकार के खिलाफ एक रणनीति के तहत जाकर वहां के लोगों का जायजा लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ प्रवेश, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका। आपने तमाम जानकारी दी। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो निश्चित रूप से विपक्षी दलों का ये प्रतिनिधि मंडल मणिपुर में जाकर क्या वास्तव में लोगों से उनकी समस्याओं को जानेगा, या विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक दौरा है जिससे तमाम राजनीतिक हित साध सकें पार्टियां अपनी? तो जयंत चौधरी और अधीर रंजन चौधरी, तमाम ऐसे नाम हैं जो कुल मिलाकर 21 लोग इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं जो मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये जैसा कि बताया जा रहा है कि ये सदस्य वहां जाकर मणिपुर के लोगों से संवाद करेंगे, वहां की वास्तविक स्थिति को देखेंगे और प्रशासन को इससे अवगत कराएंगे। तो अब बात कर रहे हैं फेर बदल भारी 24 की तैयारी। तो हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा फेर बदलाव सामने आ रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय पदाधिकारियों की अदला बदली होने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्रियों में फेर बदल की बात सामने आ रही है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया है पत्र। तो दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर फेर बदल की एक खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय महामंत्रियों में राधा मोहन सिंह, अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हैं। तरुण चुघ, विनोद तावड़े, सुनील बंसल भी शामिल हैं इसमें। तेलंगाना के संजय बंदी को भी महामंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। तो दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी संगठन में फेरबदल की खबरें सामने आ रही हैं। डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये वो तमाम नाम हैं। रघुवर दास, सौदान सिंह, बैजयंत पांडा, सरोज पांडे, रेखा वर्मा, डीके अरुण, ये वो नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। एम चौबा, अब्दुल्ला कुट्टी, लक्ष्मी कानत, ये वो नाम हैं। लता उसेंडी और तारिक मंसूर भी उपाध्यक्ष बने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल सामने आया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में ये बड़ा बदलाव सामने आया है। जिस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसे में ये बड़ा फेरबदल निश्चित रूप से अहम है। कई केंद्रीय पदाधिकारियों की अदला बदली सामने आई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्रियों में फेरबदल किया गया है। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया है ये पत्र। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर ये फेरबदल किए गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्रियों में राधा मोहन सिंह, अरुण सिंह, ये वो तमाम नामों की लंबी लिस्ट है। कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत कुमार गौतम, ये नाम शामिल हैं। तरुण चुघ, विनोद तावड़े, सुनील बंसल भी इसमें शामिल हैं।
ये राष्ट्रीय महामंत्रियों की लिस्ट है। तेलंगाना के संजय बंदी को भी महामंत्री पद दिया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की बात करें तो इनके भी नाम की घोषणा की गई है। डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया ये उपाध्यक्ष हैं। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी 2024 के चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है, ऐसे में संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। महामंत्रियों और उपाध्यक्षों के पदों में अदला बदली की गई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उत्कर्ष जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव उत्कर्ष सिन्हा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी जिस तरीके से 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है, ऐसे में संगठन में ये बड़ा फेरबदल सामने आ रहा है। कितना अहम हो सकता है संगठन में ये फेरबदल? उत्कर्ष सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। देखिए, बीजेपी के संगठन में फेरबदल की चर्चाएं काफी दिन से चल रही थी और लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, और इसलिए भी ये माना जा रहा था कि मानसून सत्र के पहले ही ये फेरबदल हो जाने चाहिए थे। और ये भी सूचनाएं आ रही थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल होगा, लेकिन मानसून सत्र का एक हफ्ता बीत चुका है और लेकिन पहला कदम उठा लिया है पार्टी ने। और जो ये सूची आज हमारे सामने है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जरूर रेखांकित करूंगा। उत्तर प्रदेश के 9 नेताओं को, सबसे बड़ी संख्या है, 9 नेताओं को इसमें जगह मिली है। और इसमें पश्चिम में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पूरब में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन वो जब सरकार बनी तो वो चुनाव हार गए थे। फिर लंबा वनवास उन्होंने बिताया और अब उनको राज्यसभा में ले जाया गया, तो अब उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, जो गोरखपुर से आते हैं, योगी के गढ़ से, और योगी और राधा मोहन दास अग्रवाल में मतभेदों की खबर पिछले 15 साल लगातार चलती रही। उनका टिकट कटा, खुद योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़े तो, लेकिन बाद में राधा मोहन दास अग्रवाल को राज्यसभा भेजा गया और फिर एक बार कद बढ़ा दिया गया है राष्ट्रीय महामंत्री बना करके। तो बीजेपी कहीं से कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है, अपने जमीनी नेताओं को संगठन में ले जाके अनुभव का इस्तेमाल करना है उसको। दूसरा, अगर जाति समीकरणों को देखिए तो प्रोफेसर तारिक मंसूर को भी महत्वपूर्ण पद दिया गया है, उन्हें भी एमएलसी बनाया गया था। वो शिक्षाविद हैं और मुस्लिम राजनीति में जो एंट्री लेने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे पसमानदा सम्मेलनों से हो या उत्तर प्रदेश में मंत्री बना करके अपना कुनबा बढ़ाने की बात हो, ऐसे में प्रोफेसर तारिक मंसूर एक राष्ट्रीय चेहरा बनेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि पार्टी के लिए मुख्तार अब्बास नकवी की उपयोगिता समाप्त हो गई है और उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए अब प्रोफेसर तारिक मंसूर वहां मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के तौर पर राजेश अग्रवाल को लिया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। सह संगठन मंत्री के तौर पर शिव प्रकाश को लिया गया है, वो लखनऊ से है। उत्कर्ष सर, इस अहम जानकारी से आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवेश, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। झारखंड के बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है। झारखंड के बोकारो से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हाई टेंशन तारों से टकराया है ताजिया का जुलूस। घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। झारखंड के बोकारो से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आई है। मुहर्रम जुलूस
मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। हाई टेंशन तारों से टकराया है ताजिया। घटना में 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर झारखंड के बोकारो से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है। 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाई टेंशन तारों से टकराया है ताजिया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा सामने आया है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो झारखंड के बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान यह बड़ा हादसा सामने आया है। हाई टेंशन तारों से टकराया है ताजिया, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। झारखंड के बोकारो से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान यह बड़ा हादसा सामने आया है। आपको बता दें, हाई टेंशन तारों से टकराया है ताजिया, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। ताजिए के जुलूस, कल यूपी में भी एक इस तरीके का हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों के झुलसने की खबर आई थी। तो लगातार मुहर्रम के जुलूस में ऐसी खबरें सामने आई हैं पिछले 2 से 3 दिनों में। निश्चित रूप से दुखद खबर, घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे फेरबदल भारी 24 की तैयारी। तो निश्चित रूप से बीजेपी संगठन में ये फेरबदल 24 की तैयारियों को लेकर किया गया है और तमाम अहम पदों पर, महामंत्री और उपाध्यक्षों के पदों पर बीजेपी ने फेरबदल किया। हमारे साथ प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, उनके पास सीधा चलेंगे। उत्कर्ष सर, आप जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे बीजेपी संगठन में फेरबदल को लेकर, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, मैं कह रहा था कि बड़ा जातीय समीकरणों को भी बहुत ध्यान रखा गया है। आप देखिए कि रेखा वर्मा को भी पार्टी ने एक महत्वपूर्ण पद दिया है, उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। तो जो कुर्मी समाज का जो वोट है उसको लेकर के भी बहुत सतर्कता बरती गई है। इसी तरह सुरेंद्र सिंह नागर हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, गुर्जर समुदाय के बड़े नेता हैं। तो एक तरीके से जातीय समीकरण, अनुभव और संतुलन तीनों बनाने की कोशिश है ये। और ये जो भी यूपी से जो 9 नेताओं को लिया है, वो उनसे यही अपेक्षा होगी कि जो लोकसभा का चुनाव है उसके भीतर वो अपने अनुभवों का इस्तेमाल करें, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के दूसरे भागों में। अब किसको कहां का प्रभार दिया जाता है ये तो अभी आने वाले वक्त में हमको देखना है। लेकिन एक चीज जरूर हो गई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होना है उसके पहले इन लोगों को जब संगठन में एक मोडेट कर दिया गया है, तो अब स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि माना जा रहा था कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कौन आएगा, और उसमें सबसे आगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम था, लेकिन वो अब संगठन में है। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे बड़े ब्राह्मण चेहरे को लेने की कोशिश होगी। इसी तरीके से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का बहुत दबाव था उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले जाने के लिए, लेकिन वहां पर भी ये बात हो गई। तो अब जब इस संगठन में फेरबदल हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी हम मंत्रिमंडल में भी फेरबदल देखेंगे। हाँ उत्कर्ष सर, एक अहम सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में बीजेपी संगठन ने भी उत्तर प्रदेश को वरीयता दी है, कई अहम पदों पर उत्तर प्रदेश के लोगों को जिम्मेदारी दी है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? निश्चित तौर पर 80 लोकसभा सीटें हैं और देश का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है।
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब जमीनी हकीकत उसको पता है कि नगर पालिकाओं के चुनाव में मेयर भले ही उनके जीत गए हों, लेकिन जो नीचे के पंचायतें थी या नगर पालिका परिषदें थी, वहां पर पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो वो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी है। एक तो 9 चेहरे उत्तर प्रदेश से, इसका सीधा संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश को महत्व दे रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कि तुरंत एक और चीज होने वाली है जिसकी घोषणा आज हो गई। 8 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो वो बीजेपी एक ऐसी इलेक्शन मशीनरी है जो राउंड द ईयर 24/7 इलेक्टोरल मोड में रहती है, अपनी तैयारियों को लेकर रहती है। तो ये एक पहले पदाधिकारियों की सूची और उसके बाद इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा। तो ये बहुत सीधा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के पार्टी बहुत ही सजग है, बहुत सचेत है, और उसके नेता लगातार ये कहते रहे कि इस बार हम 80 में 80 जीतेंगे, मिशन 80 है हमारा, 80+। लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी कितनी है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती है कि उसका बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो। हाँ उत्कर्ष सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपके पास आना चाहेंगे। प्रवेश, अगर बात करें संगठन की तो जैसा कि संगठन में बड़ा फेरबदल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसे में अगर आप दिल्ली में हैं, कैसा माहौल नज़र आ रहा है जिस तरीके से संगठन में बदलाव हुआ है? अगर संगठन के भीतर की अगर बातें करें तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, और इस फेरबदल का रिजल्ट पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है 2024 के? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो फेरबदल हुआ है ये लोकसभा 2024 के मद्देनजर ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि इस तरीके का फेरबदल होना है, क्योंकि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी था। हम देख रहे थे कि आए दिन अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की भी बैठक हुई, जेपी नड्डा राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने कई बैठकें ली। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई बार बीजेपी ने जो है अन्य मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, सबके साथ बैठकों का दौर किया। उससे कयास पहले से लग गए थे कि कोई ना कोई फेरबदल होने वाला है, लेकिन शुरुआत संगठन से की है। बीजेपी ने संगठन में फेरबदल किया है। और मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सहमति के बाद ये फेरबदल कर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 13 बनाए गए हैं, राष्ट्रीय मंत्री 8 है, और राष्ट्रीय मंत्री संगठन है, सह मंत्री है, राष्ट्रीय सचिव है, इसके अलावा कोषाध्यक्ष है, सह कोषाध्यक्ष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी में मैं आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे तो जो राजस्थान के लिए है वसुंधरा राजे का नाम दिया है, और छत्तीसगढ़ के लिए रमन सिंह का नाम दिया गया है। आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो लगातार जब बैठकों का दौर हो रहा था तो चर्चा चल रही थी, क्योंकि आने वाले समय में राज्य में भी चुनाव होने हैं, लोकसभा 24 का भी चुनाव है, लेकिन उससे पहले अभी हम देखेंगे मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। उसके मद्देनजर जल्द से जल्द बीजेपी ने पूरी तैयारी करनी है, और उसी के देखते हुए संगठन में बदलाव उन्होंने कर भी दिया। और बात करें संगठन में या अंदरूनी बदलाव की, तो बीजेपी में कोई भी बात की करे, विरोध के स्वर आपको सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी अगर बदलाव किया जाता है तो सीधा शीर्ष नेतृत्व से किया जाता है, और ऊपर से नीचे तक कहीं भी आप बदलाव का सुर या ये कहे विरोध का सुर आपको सुनने को नहीं सुनाई देगा। जी हाँ प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम उत्कर्ष सर के पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। उत्कर्ष सर, अगर बात की जाए संगठन में फेरबदल बीजेपी ने कर लिया है, जैसा कि बीच में गाहे बगाहे चर्चाएं लगातार सामने आती रही कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने तमाम सांसदों जो निष्क्रिय नजर आ रहे हैं, ऐसे सांसदों को टिकट नहीं देने जा रही है। उससे पहले ये संगठन में फेरबदल भी किए जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या अब अगली बारी संगठन के बाद अब टिकटों पर होगी? तमाम ऐसे सांसदों को टिकट, जीते हुए सांसदों को टिकट दोबारा से नहीं मिल सकते हैं? ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसमें यह भी है कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया था अपने सारे सांसदों का, और उसका रिपोर्ट कार्ड जो आया है उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50%, 40 से 50% सांसदों का टिकट या तो कट जाएगा या बदल दिया जाएगा। तो वजह सिर्फ ये है कि बीजेपी सांसदों के जरिए एंटी इनकम्बेंसी को शिफ्ट करना चाहती है। सरकार के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो वो उसका ठीकरा सांसदों के ऊपर फोड़ेगी, और सांसदों का टिकट बदल के ये संदेश दिया जाएगा कि
ये इन सांसद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए हम इनको बदल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद है, बड़ी संख्या में हैं, तो उनके भीतर एक बड़ी अजब सी हलचल और बेचैनी महसूस हो रही है, एक दूसरे से बातचीत हो रही है, दिल्ली के चक्कर लगाए जा रहे हैं, मतलब अपने गॉडफादर्स के चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो ये तो एक संदेश कहीं ना कहीं हवा में है। अब ये जो सूची आई है, इसमें 2-3 बातें, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, अभी प्रवेश ने बहुत अच्छी बात 2 पॉइंट आउट की। एक तो वसुंधरा राजे का नाम और दूसरा रमन सिंह का नाम। ये दोनों नेता, रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से उपेक्षित थे, कॉर्नर थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चरमरा गया है। तो ऐसे में कोई उनके पास चेहरा नहीं था। कोई छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय थे, उनका एक बड़ा चेहरा, वो कांग्रेस में चले आए। तो अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है रमन सिंह के अलावा। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबरें हमेशा आती रही हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक अलग पोल बन के खड़ी रहती हैं, लेकिन तमाम प्रयोगों के बावजूद भी 5 साल में कोई दूसरा विकल्प खड़ा नहीं कर पाई पार्टी। तो ऐसे में फिर वसुंधरा की जरूरत उनको पड़ी है। अब वसुंधरा राजे को कितना महत्व टिकटों में मिलता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये भी तय हो गया कि वसुंधरा के बिना राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत प्रभावी नहीं है। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज में कुछ दिन पहले अमित शाह की मुलाकात हुई थी वसुंधरा राजे से, और उसके बाद फिर वसुंधरा राजे को आज संगठन में इतने महत्वपूर्ण, हालांकि पहले भी रही है वो, उत्तर सर एक छोटा सा और सवाल हमारा, आगे बढ़े उससे पहले उत्तराखंड की भूमिका की अगर बात करें, उत्तराखंड भी महत्वपूर्ण है, 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में हैं। इस लिस्ट में उत्तराखंड का नाम नजर नहीं आ रहा है, या हमारी जानकारी में नहीं आ रहा है। उत्तराखंड को महत्व इतना क्यों नहीं दिया जा रहा है, या लिस्ट में कौन कौन नाम शामिल है उनके? कोई नाम नहीं है इस लिस्ट में उत्तराखंड का। और दूसरा, उत्तराखंड के साथ साथ आप हरियाणा और हिमाचल को भी देखिए। तो ये जो छोटे राज्य हैं, इनको, हालांकि नड्डा साहब खुद ही हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ ही अब इन राज्यों से, अब इसका मतलब ये है कि जो केंद्र की मंत्रिमंडल का कुछ जो विस्तार या बदलाव जो होना है, अब ये देखना होगा कि वहां रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। हालांकि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिलहाल वहां भी जमीनी हकीकत बहुत अच्छी नहीं है। तो उत्तराखंड हो या हरियाणा हो, जहां की खबरें बहुत अच्छी नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, हिमाचल में तो बड़ी हार हो गई। तो ऐसे में ये छोटे राज्यों को किस तरह से एकमोडेट करेंगे, शायद मंत्रिमंडल के जरिए करें। ये तो अभी मंत्रिमंडल की सूची अगर जब भी होती है तब देखना होगा। हाँ उत्कर्ष सर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने तमाम अहम महत्वपूर्ण जानकारियों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। प्रवेश, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अहम जानकारी दी। संगठन में फेरबदल को लेकर बीजेपी ने जो अहम बदलाव किए, उससे अहम जानकारी से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अहम खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर अमित शाह ने भोपाल को बेस कैंप बनाया है और आज चुनावी रणनीति पर नेताओं के साथ मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश में साल के अंत में है विधानसभा के चुनाव। भाजपा की तैयारी की कमान गृह मंत्री ने अपने हाथों में ले ली है। अहम जानकारी आपको हम बता दें और अब मंथन होगा, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर भाजपा की तैयारी की कमान गृह मंत्री ने अब अपने हाथों में ले ली है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आज चुनावी रणनीति पर नेताओं के साथ मंथन करेंगे गृह मंत्री। आम जानकारी, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर तैयारियां भी तेजी के साथ शुरू हो चुकी हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली से खबर है, तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, आज चुनावी रणनीति पर नेताओं के साथ मंथन करेंगे अमित शाह। आम खबर, और मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में है विधानसभा का चुनाव, तो इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है और भाजपा की तैयारी की कमान गृह मंत्री ने अपने हाथों में ले ली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आज चुनावी रणनीति पर नेताओं के साथ मंथन करेंगे, तो आज चुनावी रणनीति पर नेताओं के साथ करेंगे मंथन
और मध्य प्रदेश में साल के अंत में है विधानसभा का चुनाव। तो मध्य प्रदेश में साल के अंत में है विधानसभा का चुनाव और भाजपा की तैयारियों की कमान गृह मंत्री ने अपने हाथ में ले ली है। तो भाजपा की तैयारी की कमान गृह मंत्री ने अपने हाथ में ली और चुनिंदा नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में सुनील मालविया जुड़ चुके हैं। सुनील, अमित शाह ने भोपाल को बेस कैंप बना लिया है। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव भी हो गई है। खुद गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश चुनाव की कमान संभाली हुई है। क्या पूरी जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से गरिमा लगातार गृह मंत्री अमित शाह के दौरे मध्य प्रदेश की राजधानी में हो रहे हैं। इससे ये स्पष्ट स्थिति साफ हो चुकी है कि मध्य प्रदेश की कमान गृह मंत्री अमित शाह की टीम और मध्य प्रदेश शाह प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव ने संभाल ली है, जिसी को लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार अमित शाह के दौरे जारी है। फिर अमित शाह कल भोपाल 10 बजे पहुंचेंगे, वहां पर ताज होटल में रुककर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। इसके बाद वो इंदौर जाएंगे, इंदौर में 100 चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो इस स्थिति से स्पष्ट दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश की कमान कहीं ना कहीं जो केंद्र मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं और जो प्रभारी है, उन लोगों ने संभाल ली है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर कमान संभाली गई है और आज चुनावी रणनीति पर नेताओं के साथ मंथन होगा। लेकिन क्या लग रहा है सुनील, क्योंकि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले जिस तरीके से जो पेशाब कांड हुआ, इस पर राजनीति गर्मा गई थी और अब इस सब को ठीक करने के लिए सीएम शिवराज ने यहाँ पर खूब अहम कदम भी उठाए थे। लेकिन इस बार क्या कुछ नए रणनीति में अपनाने वाली है बीजेपी? क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, वो भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस से कमलनाथ पूरी कोर कसर लगाए हुए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। तो ऐसे में इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव भी काफी अहम माना जा रहा है। सुनील जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पार्टी है, वो जो सीधी में पेशाब कांड भाव, चाहे आदिवासियों पर अत्याचार हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इन मुद्दों को भुनाने में लगी हुई है कि किस प्रकार से इन मुद्दों को जनता के बीच उठाया जाए और बताया जाए किस प्रकार से जो बीजेपी की सरकार है किस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी, जो कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, बसपा पार्टी, तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनावी रणनीति को लेकर सारे दल किसी न किसी जो राजनीतिक पार्टियों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी बिल्कुल, लगातार देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और शुक्रिया आपका सुनील अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो चुके हैं। और आपको बता दें कि भाजपा की तैयारी की कमान गृह मंत्री ने अपने हाथों में ले ली है। अहम खबर आपको हम बता दें, भाजपा की तैयारी की कमान गृह मंत्री ने अपने हाथों में ले ली है और आज चुनावी रणनीति पर नेताओं के साथ मंथन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और आज चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। मध्य प्रदेश में साल के अंत में है विधानसभा का चुनाव। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां पर योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन। पूर्व मंत्री और विधायकों की लग सकती है लॉटरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की है। पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी मंथन हुआ है। तो लखनऊ से आम खबर, जहां पर योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह आम खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री और विधायकों की लॉटरी लग सकती है। तो पूर्व मंत्री और विधायकों की लॉटरी लग सकती है। आम जानकारी आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की है और पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी मंथन हुआ है। तो यहाँ हम खबर आपको बता दें, जहां पर नेताओं पर भी मंथन हुआ। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन की बात सामने आई है और पूर्व मंत्रियों और विधायकों की लॉटरी लग सकती है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की। पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी मंथन हुआ है। तो पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी मंथन हुआ है। आम खबर आपको हम बता दें। और योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन की बात सामने आई है। पूर्व मंत्रियों और विधायकों की लॉटरी लग सकती है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की। पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी मंथन हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन की बात सामने आई है और पूर्व मंत्रियों और विधायकों की लॉटरी लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर पूर्व मंत्रियों और विधायकों की लग सकती है लॉटरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से की चर्चा। पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी मंथन हुआ है।
तो पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी हुआ मंथन। लखनऊ से खबर, योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन की बात सामने आई है और पूर्व मंत्रियों और विधायकों की लॉटरी लग सकती है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की है। पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी मंथन हुआ है। तो पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी हुआ मंथन और योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व मंत्रियों और विधायकों की लॉटरी लग सकती है। तो यह हम जानकारी, जहां पर पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी मंथन हुआ है, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन की बात सामने आई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, पूर्व मंत्री और विधायकों की लॉटरी लग सकती है। तो पूर्व मंत्री और विधायकों की लॉटरी लग सकती है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की है। तो शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की बात सामने आई और पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी मंथन हुआ है। तो पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर भी मंथन हुआ और योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन की बात सामने आई है। लखनऊ से यह अहम जानकारी, पूर्व मंत्रियों और विधायकों की लग सकती है लॉटरी। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर 7 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। पूर्व मंत्री और विधायक हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। ओपी राजभर को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। आम जानकारी आपको बता दें, दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाएगा और भाजपा सदन में सरकार की होगी सहयोगी पार्टी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ है और घोसी उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बन रही है। श्रीकांत शर्मा सिद्धार्थनाथ मंत्री बनने की दौड़ में शामिल है। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाएगा, यह हम खबर सामने आ रही है। तो यह हम जानकारी आपको बता दें, वहाँ पर भाजपा सदन में सरकार की सहयोगी पार्टी होगी। तो भाजपा सदन में होगी सरकार की सहयोगी पार्टी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में मंथन की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर घोसी उपचुनाव को लेकर यह बातें सामने आई हैं। श्रीकांत शर्मा सिद्धार्थनाथ मंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। तो श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ मंत्री बनने की दौड़ में शामिल। जेपी नड्डा ने भूपेंद्र चौधरी से सांसदों का फीडबैक लिया है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से आम खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के विपक्ष में बड़ी सेंधमारी लगातार जारी है। जल्द ही कई बड़े विपक्षी नेता ज्वाइन करेंगे बीजेपी। तो जल्द ही कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। चाल से सपा विधायक पूजा पाल ज्वाइन करेंगे बीजेपी। राजू पाल की पत्नी है विधायक पूजा पाल और सपा विधायक इंद्रजीत सरोज को लेकर भी चर्चा है। तो चायल से सपा विधायक पूजा पाल ज्वाइन करेंगी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, राजूपाल की पत्नी है विधायक पूजा पाल और सूत्रों के मुताबिक इंद्रजीत सरोज बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द ही विपक्ष के कई नेता भाजपा खेमे में दिखेंगे। तो यहाँ हम जानकारी आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक इंद्रजीत सरोज बीजेपी के संपर्क में हैं। तो यह हम खबर, जहां पर विपक्ष के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और जल्द ही विपक्ष के कई बड़े नेता बीजेपी के खेमे में नजर आएंगे। विपक्ष में बड़ी सेंधमारी लगातार बीजेपी की जारी है। तो बीजेपी के विपक्ष में बड़ी सेंधमारी जारी। जल्द ही कई बड़े विपक्षी नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो जल्द ही कई बड़े विपक्षी नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सूत्रों की माने तो इंद्रजीत सरोज भी जा सकते हैं। जल्द ही विपक्ष के कई बड़े नेता बीजेपी के खेमे में नजर आएंगे। और अगली खबर है कबीरधाम से, जहां पर वनांचल क्षेत्रों में जारी भारी बारिश के चलते रास्ता हुआ बंद। पहाड़ धसकने के चलते रास्ता बंद हो गया। बड़े बड़े पत्थर गिरने से मुसीबत बढ़ गई है। तरेगांव से दलदली के बीच कई गांवों से संपर्क टूटा है। अब आगमन के लिए बचा सिर्फ एक ही मुख्य मार्ग। वनांचल क्षेत्रों में अंधेरा छाया है। बोडला ब्लॉक क्षेत्रांतर्गत तरेगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर गिरने से मुसीबत यहाँ पर बढ़ गई है।
तो बड़े बड़े पत्थर गिरने से मुसीबत बढ़ गई है। तरेगांव से दलदली के बीच कई गांवों से संपर्क टूट गया है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कई गांवों से संपर्क टूट गया है। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई गांवों से संपर्क टूटा है और वनांचल क्षेत्रों में अंधेरा छाया हुआ है। तो वनांचल क्षेत्रों में अंधेरा छाया हुआ है और मोडला ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत तरेगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तरेगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कबीरधाम से खबर, वनांचल क्षेत्रों में जारी भारी बारिश को लेकर अहम खबर सामने आई है। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, और पहाड़ धसकने से रास्ता बंद हो गया है। तो पहाड़ धसकने से रास्ता बंद हो गया। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर पहाड़ धसकने से रास्ता बंद होने की बात कही गई है और तरेगांव से दलदली के बीच कई गांवों से संपर्क टूट गया है। तो कई गांवों से संपर्क टूटे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। जैसे जैसे मजबूत हो रहा है भारत की पहचान और परंपराओं में भी दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। हमें इस बदलाव को विश्व की अपेक्षा के तौर पर लेना होगा। योग, आयुर्वेद, कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भविष्य की अपार संभावनाएं जुड़ी है। हमें हमारी नई पीढ़ी को इनसे परिचित करवाना होगा। मुझे विश्वास है अखिल भारतीय शिक्षा समागम के लिए ये सभी विषय प्राथमिकता में होंगे ही। भारत के भविष्य को गढ़ने के आप सबके ये प्रयास एक नए भारत की नींव का निर्माण करेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि 2047 में हम सबका सपना है, हम सबका संकल्प है कि जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 में ये हमारा देश विकसित भारत होके रहेगा। और ये कालखंड उन युवाओं के हाथ में है जो आज आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आज आपके पास तैयार हो रहे हैं, वो कल देश को तैयार करने वाले हैं। और इसलिए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए इस सपने को पूरा करने के लिए हर युवा के हृदय में एक संकल्प का भाव जगे, उस संकल्प को साकार करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा हो, सिद्धि प्राप्त करके रहें, इस इरादे से आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे, और दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 साल पूरे होने के बाद अहम बातें कही और अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आगाज होने की बात सामने आई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आगाज और पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। तो शिक्षा समागम का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम की बात सामने आई है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम की बात सामने आई है। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल
तो दिल्ली से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी ओर से कई अहम बातें कही गई हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया, लेकिन अब से थोड़ी देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, मुद्दे की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।